हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो सबसे पहले आप लोगों को आज का मौसम दिखाती हूँ। तो आप लोगों ने आज का मौसम देख लिया होगा। आज मौसम अच्छा हो रखा है और धूप भी लगी है। तो कल रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, सुबह तक बारिश थी। अभी अच्छा हो रखा है मौसम। तो आज जा रही हूँ मैं माननी तो मीटिंग में। तो तभी मैं आ रखी हूँ रोड में। तो क्या मीटिंग होगी और कैसा होगा वहीं जाके पता चलेगा। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहना। तो हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं। तो समूह का मीटिंग है, तो इसीलिए तो आज पिछोड़ा भी पहनना था वहाँ जाने के लिए। तो मीटिंग भी है और कार्यक्रम भी है वहाँ। तो मैंने पिछोड़ा भी पहन लिया है और गुलाबन से तुलसी भी आ रही है और ऊपर से रेणु दीदी आ रहे हैं। तो यहाँ से भी दीदी लोग आ रहे हैं। तो ये भी पहुँच गए हैं। तो पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर जाना है। तो आज स्कूल में कार्यक्रम, यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ये है मनमानी का स्कूल। तो आज स्कूल में है जो भी कार्यक्रम है। तो हमारे जो औरतें थे वो सारे आ गए हैं यहाँ से। तो ये जो है सब दाल बना के है। तो ऊपर है कार्यक्रम, ऊपर जाते हैं। सारे औरतें पहुँचे समूह आधे, जिस जिस गांव से वो सारे आ रखे हैं। तो यहाँ पर नाम लिख रहे हैं। सारे औरतें आ गए हैं। नीचे थोड़ा सा नाम दिखा रहे हैं। तो सारे औरतें आगे बैठ और हमारी निदेशक मंडल के सदस्य, हमारे बीमा मैडम और हमारे अन्य अध्यक्ष, हम लोग आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो आज की हमारी जो आपको पता है वार्षिक आम सभा बैठक है, ये है ध्वज माता संकुल स्तरीय संघ साहित्य सहकारिता की प्रथम वार्षिक आम सभा बैठक है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम किरण है, आप सभी लोग जानते हैं। हम लोग री परियोजना से हैं, जो मूनाकोट ब्लॉक में आप लोग के साथ आते रहते हैं, आपके गांव में काम करते रहते हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, हम किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम भगवान को या हमारी सरस्वती माता जी को याद करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारी अध्यक्षा जी और हमारी वीडियो मैडम दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अभी यहाँ पे हमारे बीच में कुछ बच्चे उपस्थित हैं जो माँ सरस्वती की वंदना के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं हमारे जो स्कूल की राजकीय इंटर कॉलेज हमारे मड़माले का है, मैं चाहूँगी कि आप बच्चे आए और वंदना के साथ शुरुआत करें। माँ सरस्वती देह जाए, हिमालयन वारी तेरी हंसे की सवारी, मैया हंसे
की सवारी, तू हमारी ज्ञान दाती हम तेरा पुजारी, मैया हम तेरा पुजारी। बुद्धि दीजिए मति दीजिए माँ सरस्वती देन है जाए। श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माल मोती, एक हाथे में बिड़ सजी रे एक हाथे में पोत। झोली भरिए पार करिए माँ सरस्वती देन है जाए। मान को अनर मिटाए ज्ञान को दीपक जलाए, ज्ञान को दीपक कर चूं मैं विनती मेरे धरिए लाज, मैया मेरे धरिए लाज। ज्ञान धरिए पेट दीजिए माँ सरस्वती देन है जाए। धन्यवाद बच्चों, बहुत ही अच्छा। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूंगी कि हमारी महोदया को पुष्प गुच्छ सम्मान से हमारी श्रीमती अध्यक्षा जी सुनीता धामी जी उनको पुष्प भेंट करेंगे। उसके पश्चात रीप परियोजना से आए प्रवीण पांडे, उसके पश्चात हमारी बीएम महोदया को। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसके पश्चात हमारी अध्यक्षा जी मुख्य अतिथि महोदय का बैज अलंकरण करेंगे। क्योंकि कोई भी हम कार्यक्रम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि स्वयं जब हम खुद तक टीका नहीं लगाते तो हम किसी को दूसरे व्यक्ति को टीका नहीं लगाते, हमारी पहाड़ी रिवाज है। तो हमने चाहा कि हमारी अध्यक्षा जी पहले बैज अलंकरण करें, फिर उसके पश्चात उसके पश्चात मैं चाहूंगी कि अध्यक्षा जी हमारी रीप परियोजना से आए धर्म पांडे जी का बैज अलंकरण करें। अध्यक्षा जी हमारी सुनीता धामी जी का बैज अलंकरण करें। हमारी बीएम महोदय का बैज अलंकरण किया जाएगा अध्यक्षा जी के द्वारा। साथ ही अन्य सदस्य बोर्ड मंडलों को भी आप बैज अलंकरण कर दीजिए अध्यक्षा जी। नहीं है, जितना आप कम बोलेंगे उतना ही हम आपको समझा पाएंगे, चीजें बता पाएंगे। क्योंकि लाइट अभी 12:30 बजे तक जहाँ तक हमें सूचना मिली आएगी नहीं, तो थोड़ा सा हम लोग संयम रखेंगे। आप इतना समय निकाल के अपना आप यहाँ पे आए तो कुछ जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। कुछ हमारे मुख्य अतिथि लोग आए, आपको थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। जब आप समय निकाल के आए तो थोड़ा सा अपना धैर्य बनाए रखें। अगर लाइट तब तक नहीं आती, क्योंकि आवाज़ जितनी हो पाएगी उतना ही आप तक पहुँच पाएगी। अगर किसी को नहीं सुनाई देगा उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हमारी जो वार्षिक आम सभा बैठक है, इसका उद्देश्य क्या है कि आज हम बैठक क्यों कर रहे हैं। कारण ये है कि जितने भी हमारे समूह बने थे, उसके साथ साथ हमारे जो भी ग्राम संगठन है, उन सभी को एक साथ मिलाकर एक हमारी ध्वज माता संकुल स्थल के साथ हमें कार्य करना है। उसी का कार्य हम आज करेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि हमारे बीच में जो धर्मेंद्र पांडे सर है हमारी रीप परियोजना से, वो यहाँ पे आपका NRLM, आपका रीप परियोजना और आपकी सहकारिता क्या काम करती है और उसका उद्देश्य क्या है, वो थोड़ा सा आपको समझाएंगे, थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो आप धैर्य से सुनिए। धन्यवाद किरण। परम सम्मानित खंड विकास अधिकारी महोदय और आज इस वार्षिक आम सभा को आयोजन करने में मुख्य रूप से जो यहाँ पर ध्वजमाता CLF के अध्यक्षा महोदय, उपस्थित हमारे यहाँ से ग्राम प्रधान महोदय और तमाम हमारे CLF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और आप लोगों को इस मुकाम तक पहुँचाने में जो बीज बोया गया, इनके माध्यम से, जिनकी सोच से आप लोग आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हमारी बहन कलखुड़िया में जो यहाँ ब्लॉक मिशन मैनेजर के रूप में हैं, और यहाँ पर हमारे शंकर खलायत जी भी हैं। आपका मैं स्वागत करता हूँ, बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं। हमारी CLF की टीम यहाँ पर उपलब्ध है जो आप लोगों को साथ में लेके काम कर रही है। यहाँ पे हमारे गंगुलियाट के वहाँ पे गंगुलियाट इसी तरह से हमारे 3 सहकारिता को संचालन करने वाले हमें रमेश महर जी भी हैं हमारे पास, हम इनको रवि जी कहते हैं। आप लोगों ने, मैं यहीं से शुरू कराऊँ क्योंकि अभी हम लोगों ने गंगुलियाट में 2 AGM संपन्न किए हैं। उनमें आप लोगों का जो वहाँ कोऑर्डिनेशन ब्लॉक की टीम के साथ, राणम की टीम के साथ, अन्य वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, वो एक सम्मानित के पात्र हैं आप लोग। और वही चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे पूरे 8 के 8 ब्लॉकों में ये काम हो। कोऑर्डिनेशन मस्ट, कोऑर्डिनेशन ही सबसे बड़ा काम होता है। कोऑर्डिनेशन मीन्स जोड़ना। अगर जोड़ने वाला काम अगर मजबूत है तो सब कुछ सही है। जिस टीम के आप नीचे बैठे हैं, इसमें सब जोड़ने, जहाँ जहाँ टाँके लगाए गए हैं ना, ये सब जोड़ने वाली चीज़ें, और छोटी चीज़ है, 1 इंच की भी नहीं है, उसका भी आपको बहुत महत्वपूर्ण हिला दें तो ये पूरा ढांचा थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। और जो स्तंभ हैं, जो ये सब कुछ है, इनको किसी को हिलाएं तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वही स्तंभ जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ बैठे हैं, जिन्हें हम लोग संचालन मंडल कहते हैं, सबसे सम्मानित है।
खंड विकास अधिकारी महोदय, शब्द जो ये शॉर्ट शब्द होते हैं जल्द से अपने दिलो दिमाग और मस्तिष्क में घर कर जाते हैं और हम लोग भूलते नहीं है। ये सब चीजें जो बनी है ये हमारे सम्मान के लिए बनी होती है। उस सम्मान को हम लोग निरंतर लगातार बनाते हुए आगे चलते आ रहे हैं और चलते भी रहेंगे। इसी तरह रीप परियोजना यहाँ पे 2022 से काम कर रही है। आपको मालूम होगा रीप परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्वयं सहायता समूह, जो एनआरएम के स्वयं सहायता समूह है, एनआरएम के जो बीओ है, एनआरएम द्वारा गठित जो सीएलएफ है, उनका उत्थान करना, उनको उद्यमिता की ओर अग्रसित करना, उनके संस्थागत विकास करना, उनको टेक्निकल सपोर्ट या टेक्निकल जानकारी देने के लिए ही रीप का जन्म हुआ है। और रीप का जन्म उद्गमन सब एक ही ब्रांच है। आपके संज्ञान में आपको मालूम होना चाहिए, जब आप लोग ही इस चीज को समझेंगे तब जाकर के हम लोग समाज में जुड़े रहेंगे। देखिए भारत सरकार द्वारा एनआरएम जो योजना चली है वो हर स्टेट में चली है। हमारे स्टेट में उसे उत्तराखंड यानी कि यूएसआरएम कहते हैं, ठीक है। और ये चलती है ग्राम विकास विभाग के माध्यम, और रीप परियोजना चल रही है ग्राम विकास विभाग के माध्यम से। और वहां तक खंड विकास कार्यालय के जितने भी काम होते हैं वो ग्राम विकास विभाग के माध्यम से ही होते हैं। मैं एक शब्द का उपयोग बार बार करता हूँ, छतरी सब लोग ओढ़ते हैं। छतरी में एक डंडा होता है जो बीच में पड़ा, जिसको पकड़ के हम लोग चलते हैं ना, ग्राम विकास विभाग। अब उसके साथ जो संटी और उसके साथ जो 9 या 11 12 ताने लगे होते हैं, जब मैं बात करके खुलता है और उनसे जाके पानी या धूप बाहर निकल जाती है, निकलते हैं ना, वो जो ताने वाले वही है एनआरएम और रीप। अब है क्या है ग्राम विकास विभाग, समझ ना। इसलिए सरकार की जितनी भी योजनाएं, कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं, ग्राम विकास विभाग से चलने वाली योजना में कहीं पर भी किसी भी सेक्टर में आपको लगता है कि हमारी पहुंच नहीं हो रही है तो ये टीम उस काम को पूरा करेगी। यहाँ पर हमारा स्टाफ है, उसका भी अगर उपयोग हो ना तो वो काम हम करते हैं यहाँ पे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, कहीं पर हमारे क्षेत्र से प्रधान जी या क्षेत्र के अन्य जो क्षेत्र प्रतिनिधि है, उनके माध्यम से भी अगर किसी को कोई भी मिस हो जाता है, कोई सूचना नहीं जा पाती, किसी को नहीं मिल पाता है, लेट होता है, उस सूचना को भी हमारे सदस्यों को आप दे सकते हैं। वो जाकर के प्रधान जी से बात कर लेंगे और प्रधान से कहेंगे हाँ ये मिस हो गया, ये मेरे को छूट गया, तो वो वहाँ से साइन करके जहाँ जिस डिपार्टमेंट में जाना डिपार्टमेंट हम लोग भी पहुँचा लेंगे। इसके लिए भी आप लोगों को गाँव स्तर से भी आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको जानकारी चाहिए, तो आप अपने सीएलएफ में बात कीजिएगा कि हमें इस चीज़ के बारे में मालूम है लेकिन हमें अभी मालूम नहीं है, तो आप लोगों को एक सप्ताह के अंदर या अगली मीटिंग में आप लोगों को उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। ये सब चीज़ें सुविधाएं हैं, लेकिन उस सुविधा का उपयोग करना, उस सुविधा को इम्प्लीमेंटेशन करने का काम वो आप लोगों का है। अगर घर से निकलोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो कुआं घर के पास नहीं आएगा, हमें कुआं के पास जाना पड़ता है और बाल्टी लेके वहीं जाना पड़ता है। बाल्टी लेके जाओगे तो बाल्टी भर के आओगे, गिलास लेके जाओगे तो गिलास ही भर के ले जाओगे। इसलिए कई योजना होती हैं, पहले आओ पहले पाओ। जब जो पहले आया वो जागरूक व्यक्ति है, कुछ लोग सब्सिडी जीवी भी है, कुछ लोग जागरूक होते हैं कि ये काम मैंने करना है, जल्दी जाकर के संबंधित विभाग जाकर अपनी योजना अपने घर में आते हैं। तब जब घर में वो योजना को लगा लेता है, उसके बाद पता चला अरे ये योजना कहाँ से मिली, आपको मालूम नहीं, ये तो ब्लॉक में आई थी। अरे हट से दूसरे दिन थोड़ी जमती पड़ी ब्लॉक में कहा, उन्होंने कहा ये तो 2-3 महीने पहले हमारे वहाँ कंप्लीट हो चुकी थी, अब आप आ रहे हो, चलो नाम लिखा जाओ। क्या कि नेक्स्ट टाइम में आपको दी जाएगी, आपको बताया जाएगा। इस तरह से कोई भी चीज़ें होती हैं तो इसका प्रचार प्रसार होता है और उसको आप इग्नोर ना करें, उसको हल्के में न लें और उस योजना को जानें। उस योजना को अगर प्रयोग करने योग्य है तो उसको प्रयोग कीजिए। और प्रयोग करने योग्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब उसके कुछ क्राइटेरिया होती हैं, भाई मेरे पास घोड़ा गाड़ी सब कुछ है, मैं क्यों करूँ ब्लॉक की कोई स्कीम का उपयोग, क्योंकि सरकार मुझे ऑलरेडी दे रही है। मैं वंचित उस लोग जो लोग बीपीएल हैं, जो लोग गरीबतम परिवार से, उनके लिए योजना है, तो आपका वो हक बनता है, आप जाके बोल सकते हैं। और हक ये भी है, मैं बता रहा हूँ, खाते पीते अच्छे खासे घर से लैंडलॉर्ड आदमी अगर कोई स्कीम को गवर्नमेंट स्कीम को ले रहा है जो गरीब की थे, उसके लिए भी आप लोगों को जानना चाहिए कि उसको मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। जब तक ये सब चीज़ें जब जागरूक नहीं होंगे तो हम विकसित कभी नहीं हो पाएंगे। और क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे, किसी ऊपर आश्रित रह जाएंगे कि जब ग्राम प्रधान जी कहेंगे तभी हम योजना बनाएंगे, जब वो लाएंगे तभी योजना करेंगे। वो तो कर ही रहे हैं अपनी ओर से, आप लोग भी तो सहयोग करें। हम सबसे पहले बात करते हैं समूह की। तो समूह जब आप लोगों के बने थे तो सबसे पहले कौन आया था आपके क्षेत्र में? आप में से किसी को याद है कौन आया था आपके क्षेत्र में? रेखा भट्ट आई थी। उन्होंने बताया कि मैं रेखा भट्ट हूँ या कुछ और बताया था उन्होंने? कौन सी योजना से आई थी, कौन सी परियोजना से, कुछ बताया था आप लोगों को? एनआरएलएम से ना, मैं वही बता रही हूँ क्योंकि आप लोग को भी याद रहना चाहिए। आप लोग सबसे पहले जब समूह में जुड़े थे, एनआरएलएम में जुड़े थे, तो समूह में जुड़ने के लिए आप लोगों ने क्या किया? ऐसे जमा किए होंगे, तभी तो सदस्यता ली होगी समूह की, तब आप समूह में आ गए। उसके बाद आप लोग ने 100 रुपए जमा करना शुरू किया। समूह में भी आपके 5 लोग, कभी 6 लोग, कभी 10 लोग होंगे, ऐसा होगा सारे समूह में। दूसरा क्या होगा कि आप लोगों ने 100 रुपए जमा करेगी, आप लोग को 50
पता है कि बचत किस आधार पर तय की जाती है। बचत इस आधार पर तय की जाती है जो समूह की सबसे कमजोर महिला है उसके आधार पर तय की जाती है। आप लोगों ने सभी बैंक आए, खाता खोला, अध्यक्ष चुना, कोषाध्यक्ष चुना, सारी चीजें हो गई ना। फिर उसके बाद आपका क्या बना, क्या संगठन बना, ग्राम संगठन, जिसके अलग अलग नाम है ना। तो आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों के ग्राम संगठन के नाम आप सभी लोग जानते होंगे। ग्राम संगठन में सदस्यता लेने के लिए आप लोगों ने क्या किया, हमारा तो नहीं है, किसका नहीं है, अभी से बताएंगे। आप लोगों ने सदस्यता लेने के लिए 10-10 रुपए जमा किए होंगे ना। तो अभी भी आप लोग ग्राम संगठन में 10-10 रुपए जमा करते होंगे। आप लोगों को सबसे पहले NRLM ने आपको आरएफ का पैसा दिया था ना, 10-10 हजार रुपए दिया होगा आपके सभी के समूह के तौर पे। फिर आपको CIF का पैसा दिया होगा ग्राम संगठन में समूह के आधार पर। मान लीजिए आपके ग्राम संगठन एक समूह में, आपके ग्राम संगठन 5 समूह जुड़े हैं, तो आपको 3,75,000 रुपए किसी किसी के खाते में आया होगा। जैसे मड़माले के खाते में 9 लाख कुछ 7 लाख कुछ रुपए आए हैं, वैसे आप लोगों के खाते में भी आए होंगे। तो उसके बाद आपकी एक सहकारिता भी बनी जिसका नाम क्या है, ध्वज माता है। तो उसमें भी आपने सदस्यता लेने के लिए कुछ दिया होगा, 500 रुपया। आपको पता है आपकी ध्वज माता में कितने गाँव है, आपकी ध्वज माता में 10 गाँव है, लेकिन 10 ग्राम सभा है, लेकिन आपके बीओ 9 ही है। यानी कि जो हम ग्राम संगठन बोलते हैं वो 9 है। वो इसलिए 9 है क्योंकि धौलकांडा में केवल 5 समूह बने, 3 समूह बने, क्योंकि बीओ बनाने के लिए 5 समूह की आवश्यकता होती है। लेकिन धौलकांडा में पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या कम होने के कारण आप लोगों के केवल 3 समूह बने थे। इसीलिए धौलकांडा हमारी ऐसी ग्राम सभा है जो ग्राम संगठन से वंचित है। हम कोशिश कर रहे हैं, बीएम मैडम से भी हमारी बात हुई कि अगर वहाँ पे लोग होंगे तो हम 2 समूह और बनाएंगे और आपका ग्राम संगठन में जोड़ेंगे। परंतु ऐसा है कि अगर अभी हम लोग नहीं जोड़ पा रहे तो कुछ ऐसी योजनाएं होंगी जो ग्राम संगठन के स्तर की होंगी, वो आपको नहीं मिल पाएंगी। लेकिन जो समूह के स्तर की योजनाएं वो सारी आपको मिलेंगी, और साथ ही साथ जो हमारे विकास की योजनाएं वो सारी आपको मिलेंगी। तो आपने देखा ना कि NRLM में आपका कितना काम किया। पहले आपने समूह बनाए, आपको ग्राम संगठन बनाया, फिर आपकी सहकारिता का गठन करा। उसी के साथ आपका री परियोजना आई। री परियोजना को अभी पांडे सर ने भी बताया था, ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना। यानी कि ग्रामीण कौन लोग हुए, आप ही लोग हुए ग्रामीण। परियोजना कौन, हम लोग हुए। तो उद्यम कौन करता है, आप लोग करते हैं ना। कौन कौन से उद्यम करते हैं, आप छोटे छोटे उद्यम करते होंगे ना। कैसे करते हैं, कोई गाय पालता है, कोई बकरी पालता है, कोई मोर पालन का काम करता है, कोई मछली पालन का काम करता है। तो उन उद्यम को वृद्धि और वेग देने के लिए हम परियोजना आपके साथ आई है कि आप लोग जो छोटे छोटे काम करते हैं, जो सर ने अभी आपको बोला थी आपको व्यवसाय करना है, क्योंकि आजीविका सुधारने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे ज्यादा हमें व्यवसाय करना पड़ता है। इसीलिए री परियोजना का आपके साथ, आपकी सहकारिता के साथ अनुबंध हुआ है। आपके पास जो ध्वज माता CLF है उसमें आपके 9 ग्राम संगठन है और एक गांव है धौलकांडा, इसमें केवल 3 समूह है। उसी में आपके जो जितने सदस्य है वो है 300 सदस्य, 300 आपके सदस्य है। अब आपको जो हमने बोला था कि 500 रुपए की हम बात करते हैं, तो आपने सर्वप्रथम 510 रुपए जमा किए थे, आपको याद है। क्योंकि आप सभी लोग इसी उम्मीद से आए कि आप हमें बताएं कि इन पैसों का क्या होगा, क्योंकि गांव में हम ही लोग आपके साथ आते हैं, हम ही लोग आपसे सुनते हैं कि इन चीजों का क्या होगा। वही चीजें अभी पांडे सर ने भी आपको बहुत बताई कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम करेंगे। जब आपको 510 रुपए दिए थे आप लोग ने, तो 10 रुपए आपकी सदस्यता शुल्क थी। जैसे हम बोले ना कि अगर हम इस भूमि में खड़े हैं, अगर ये जमीन है, अगर मैं बोलूं कि मेरी ये जमीन है, मैं इसमें अधिकार है मेरा, तो कोई मान सकता है, नहीं मान सकता ना। वो तब तक नहीं मान सकता कि जब तक मैं इसमें अपना पैसा, अपना शेयर ना लगाऊं। तो आप अपनी सहकारिता को तब तक मानोगे ना जब तक आपने इसमें शेयर दे रखा है। अगर आप शेयर नहीं दोगे तो आप उसके सदस्य बन जाओगे, नहीं बनोगे ना। तो शेयर का आपको पांडे सर ने बताया था कि 2 प्रकार से लिया जा रहा है। पहला शेयर धन आपका लिया जा रहा है 500 रुपया, दूसरा शेयर धन भी उसी के साथ 500 रुपया, जो 1 साल के अंतराल में लेना था। परियोजना ने जब आपके साथ अनुबंध किया था तो काफी समय बीत गया था, वो दिसंबर के टाइम पे आपके साथ अनुबंध हुआ था। तो इतने गैप में हम लोगों को टारगेट थे, हमें भी लक्ष्य थे कि आपके साथ शेयर धन का पैसा हम लोग आप लोग से जल्दी लें। तो इसी के सापेक्ष हमारे जो 300 मेंबर थे उसमें से हमने 255 लोगों ने 510 रुपये अपना जमा किया। उसी के सापेक्ष 500 रुपये आप लोगों ने जमा किया, तो 500 रुपये साथ ही परियोजना ने आपको मैचिंग ग्रांट के रूप में आपको वापस भी दे दिया। तो वो किस खाते में है, ध्वज माता के खाते में। और दूसरी बात मैं आपके साथ एक चीज बोलना चाहती हूँ, जब भी हम आप लोग के गाँव में आते हैं तो आप लोग हमें सबसे पहले क्या बोलते हो, कौन आगे, समूह वाले। क्या समूह वाले हमें नहीं, कौन है बताइए, हमें। आप लोग है ना। तो आप लोग हमें ये क्यों नहीं बोलते कि ये परियोजना, ये योजना वाले आगे, आप सीधे बोलते हैं समूह वाले, क्योंकि समूह वाले तो आप लोग हैं। हम आपसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी भी आपके क्षेत्र में कोई बाहर से, कोई सचिव सर, कोई भी मुख्यमंत्री सर, कोई भी अगर आपके क्षेत्र में आते हैं विकास के काम देखने के लिए, तो कम से कम आपको ये याद रहे कि समूह वाले कौन है, योजना वाले कौन है, और आपके ग्राम विकास अधिकार कौन है, परियोजना वाले कौन है। ये सारी चीजें आपको हमेशा याद है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप लोग का हमें पता है काम बहुत होता है, लेकिन धीरे धीरे आप लोग को पता तो चले कि ये परियोजना वाले थे, ये योजना वाले थे, ये वीडियो में आए थे, ये ग्राम विकास अधिकारी सर आए थे। हम सबको एक मिक्स कर देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमारी क्या होगी, मानसिकता भी बढ़ेगी अगर हम इन चीजों को थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे। तो हमें क्या करना है कि समूह वाले कौन है, आप लोग है। साइन किस पे होते समूह के, एक्टिविटी करनी थी, यानी कि गतिविधि करनी थी, या तो उसको बकरी पालना था, या तो गाय पालना था, या मुर्गी पालनी थी, या जो गतिविधि कर सकती है उसको, या सिलाई या बुनाई की दुकान अगर खोलना चाहती वो कर सकती थी। इसमें क्या था आपका कि इसमें 6 मानक थे, 6 मानकों में से कम 2 मानक में इसको आना चाहिए था। तो हमारे सौरले क्षेत्र में
3 महिलाएं ऐसी है जो इन 2 मानकों में आई। हमने उनको 35,000 रुपये सरकार की तरफ से, हमने अपनी जेब से नहीं दिया, जो सरकार की योजना है हमने उनकी तरफ से उनको सहयोग प्रदान किया। साथ ही हमारा गलात में एक महिला है जिनको हमने ये सहयोग प्रदान किया, क्योंकि हमें भी उसका क्राइटेरिया देखना था ना कि जिसके पास घर नहीं है, कच्चा मकान है, कोई अनुसूचित जाति जनजाति में आता है, जो बिना नौकरी वाला है, जिनके घर में 16 से 59 वर्ग का कोई वयस्क सदस्य ना हो। इन मानकों को पूर्ण करने के आधार पर ही हमें उसको इस योजना का लाभ देना था। इसके बाद हमने व्यक्तिगत उद्यम में काम किया। व्यक्तिगत उद्यम की हम बात करते हैं, उद्यम शब्द समझ लो दीदी आप लोग? मैं ना काम काम होता है ना उद्यम। हम कौन सा उद्यम करते हैं? आप लोग क्या करते हो? गाय पालते हो, बकरी पालते हो, सारी चीजें करते हो, मौन पालन करते हो, तो क्या था वो उद्यम कहलाते। तो हम लोग क्या कि व्यक्तिगत उद्यम, मतलब व्यक्तिगत क्या होता है कि एक एकल व्यक्ति करने वाला उद्यम, उसको व्यक्तिगत उद्यम बोलते हैं। तो हम क्या करें, उस उद्यम में भी आप लोगों को सहयोग कर रहे हैं। उसके लिए अभी हमारे पास इससे पूर्व में जब हमने 23-24 में यहाँ पे 14 लोगों को व्यक्तिगत उद्यम में 3-3 हज़ार रुपए दिए थे। जो बैकयार्ड पोल्ट्री बोलते हैं ना, बैकयार्ड पोल्ट्री मतलब ये होता है कि जो हमारा किचन का वेस्ट खाना होता है उससे पलने वाली मुर्गियाँ, जो हम लोग अपने बगल में ही पालते हैं। जैसे आपको पता है ना, लाल मुर्गी होती है, काली टाइप की होती है ना, सभी घर में, किसी किसी घर में भी होंगी। तो वो जो मुर्गियाँ होती है उसको पालने के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री कहते हैं। उसके लिए हम लोगों ने परियोजना ने 14 महिलाओं को 3-3 हज़ार रुपये का सहयोग किया था कि वो उसका जाली वाले या तो फिर थोड़े चूजे ला के रखें। इसलिए हमने सहयोग किया था। साथ ही हम लोगों ने मौन पालन के लिए 6 महिलाओं को सहयोग किया था। 1500 रुपये मात्र, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उतना ही बजट में आया था, उतना ही हमें आपको देना था। अब हम लोग आने वाले समय में व्यक्तिगत उद्यम को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। तो बड़ा करने का मतलब ये था कि आप लोग अगर कोई भी उद्यम कर रहे हैं, अगर मान लिया जाए कोई महिला बकरी पालन का उद्यम करना चाहती है और हम उस उद्यम के लिए 1 लाख रुपए का उद्यम की एक योजना बनाएंगे। अगर हम 1 लाख की उद्यम की योजना बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को क्या करना है कि 50,000 रुपये लोन लेना अनिवार्य है। वो इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि आप लोगों ने ये भी देखा होगा, जब जब सरकार ने आपको कुछ फ्री की चीज़ें दी होंगी उसका कोई महत्व नहीं रहा होगा ना। कुछ ऐसा स्कीम ऐसा कुछ महत्व तो रहा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता है, सरकार भी ये देखती है कि जो महिला काम कर रही है उस महिला को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो तब बढ़ाएंगे जब महिला में भी इच्छा शक्ति हो, उसके परिवार में भी इच्छा शक्ति कि मुझे कमाना ही है पैसा। अगर हम 1 लाख के प्रपोजल की बात करें तो आपको 50,000 रुपये लोन लेना आवश्यक है। उसी के साथ रीफ आपको 30,000 रुपये का सहयोग करेगा और 20,000 आप स्वयं से लगाएंगे तो 1 लाख का प्रपोजल बन गया। उसमें आपने मान लीजिए आप बकरी पालन का काम करें तो आपको 10 बकरियाँ और 1 बकरा रखना है। ऐसी अलग अलग योजनाएं हैं, बकरी पालन की है, मुर्गी पालन की है, डेयरी की है, आपकी सिलाई सेंटर का है, ब्यूटी पार्लर का है, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो धीरे धीरे आप लोगों के साथ की जाएगी। वो तब की जाएगी, बात वहीं पे आगे अटकती है कि प्रथम किस्त 255 सभी महिलाओं ने दी है, शेष 45 बची है। द्वितीय किस्त की मैं बात करूं तो द्वितीय किस्त में अभी हमारे 142 लोगों ने द्वितीय किस्त भी जमा कर दी है। अगर आप द्वितीय किस्त जमा नहीं करेंगे फिर आप वंचित रह जाएंगे इन योजनाओं का लाभ लेने से। अभी हमारा इसके बाद हम लोग छोटे छोटे जो हम लोग कह रहे हैं कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक के उद्यम है हमारे पास, जो आप लोग कर सकते हैं, जो आप लोग कर भी रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद किरण। मेरा नाम आशा मेहता है। मैं खंड विकास अधिकारी मुनाकोट आप लोगों के विकास खंड में पुनः यहाँ प्लस वीडियो बन के आ गई हूँ प्रमोशन पे, और आप लोगों के बीच में ये मेरे को खुशी है। आज की हमारे ध्वज माता गाँव की अपने गरीब परिवार को देते हैं। जो गरीब परिवार की महिलाओं के पास, जिनके पास काल सेट नहीं है, वो खुली बैठक होती है, खुली बैठक में अपना चयन करवाएं। और खुली बैठक जो साल में 2 बार होती है, उन खुली बैठकों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, पूरा स्टाफ ब्लॉक का भी होता है, अन्य विभागों के लोग भी होते हैं। मैं माननीय प्रधान महोदय आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, जब खुली बैठक आप करते हैं या कोई भी ऐसी वो होती है तो इन बैठकों में हमारे क्षेत्र पंचायत, वार्ड मेंबर, जिला पंचायत, इन सदस्यों का बुलाना भी अति आवश्यक है। आप इन लोगों को भी आमंत्रित करिए उस खुली बैठक में, ताकि वो अपनी भी योजनाएं उसमें रखें। किसी भी योजना से, चाहे हमारी कोई भी योजना यहाँ से जिले से लेके विकास खंड तक जितनी भी योजनाएं चलती हैं, तो इन योजनाओं में हम जब ग्राम सभा की खुली बैठक में ये योजनाएं चढ़ती हैं, उसका अनुमोदन होता है, जब स्वीकृत होती है तो योजना उन्हीं में हम पास करा सकते हैं। कल के दिन कोई योजना आगे से ला गया, कोई खनन न्यास से ला गया, जिला योजना से ला गया, या कोई अन्य जैसे एक्सीपी से कोई योजना आ गई, मनरेगा से कोई योजना है, राज्य वित्त है, क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र राज्य वित्त, चौथवा वित्त, कई प्रकार की जो योजनाएं होती हैं, तो इन योजनाओं को, जो योजना हम उसमें रखते हैं, तो उनका उस प्रस्ताव में प्रस्तावित योजना का प्रस्तावित होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, सबसे पहले जो हमारी जितनी भी हर समूह की अध्यक्ष CLF की हैं, गांव की जो हमारी ये जितने समूह बने हुए हैं, समूह की अध्यक्षा हैं, कोषाध्यक्षा हैं, ये लोग हैं, ये नियमित बैठक करें। बैठकों में क्या होता है कि नियमित बैठक है, अगर बैठक आप लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, महीने में 4 बैठक होती हैं, महीने में 2 ही बैठक करें, महीने में 1 ही बैठक करें, ये भी चलेगा। लेकिन आप लोग इतनी दूर के तो नहीं है, आजकल
फोन हर किसी के पास है। फोन के माध्यम से किसी को कोई पैसा निकालना है या किसी का कोई पैसा जमा करना है, उस पैसे के लिए आप लोग एक दूसरे को फोन करके, या पानी भरने जाते हैं, घास काटने जाते हैं, लकड़ी काटने जाते हैं, उसके माध्यम से आप लोग बराबर कॉन्टेक्ट में रहिए। तो एक ताकि कोई किसी के बीच में मतलब कोई गैप ना हो। किसी अन्य चीज से इनको कोई फायदा मिला है आज तक? ऐसी चीजें अब हमारे पास आते हैं। अब जो समूह से जुड़ी होगी तो हम तब तो साइन करेंगे ना। समूह से महिला नहीं जुड़ी होगी तो उसको दूसरी गाय कहाँ से दिलाएंगे? वैसे बकरी के लिए है, जो अभी किरण मैम ने यहाँ पर बताया था, 10 बकरी 1 बकरा मिलता है, या 15 बकरी 1 बकरा जो मिलता है, इसके लिए भी पशुपालन से ही होता है। और इसमें जो लोन मिलता है, सब्सिडी मिलती है, ये भी हम समूह के माध्यम से दिला रहे हैं महिलाओं को। ये कई चीजें हैं। और किस्त, जैसे आप लोग किसी हमारे यहाँ जो CCL वगैरह होती हैं, धन्यवाद मैम का। एक महिला होने के नाते आप लोगों से इतना कहना कि कहीं पर भी आपको समस्या है, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में एक बच्ची जो इसी स्कूल की, इसी विद्यालय की है, तो छोटा सा एक अपना सा डांस आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जिन अधिकारी ने यहाँ पे आके, जिन BMM मैम ने यहाँ पे आके आपका समूह बनाया, CLF का गठन किया, वो आपको 2 शब्द कहेंगी। क्यों शेयर धन जमा करना जरूरी है, क्यों शेयर धारकों के रूप में आना जरूरी है, ताकि आपकी जो CLF है वो आगे बढ़ सके। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो 2 शब्द कहें। धन्यवाद किरण मैडम, आपके संज्ञान में डालना चाहूंगी। हमारे यहाँ पर 9 जो CLF, एक CLF है, उसमें 9 हमारे VO हैं। 6,75,000 रुपया दे रखा है मैडम वाले VO को, पता है ना, ग्राम संगठन में 6,75,000 रुपया। और वैसे हमने 4,05,000 दे रखा है गलात ग्राम संगठन को। और वैसे हमारे द्वारा दिया गया खर्च धोली को दे रखा है 3,75,000 रुपया। और उसी की तरह हमें 3,75,000 रुपया दे रखा है गौज को। ग्राम संगठन का पैसा आप लोगों के खाते में आ गया, सबको मालूम होना चाहिए। तो मैं इस तरीके से जो हमारे VO बने हैं मैडम, हमने जितने भी हमारे यहाँ पर समूह बने हैं, सभी समूह को हमारे द्वारा रिवॉल्विंग फंड का पैसा यहाँ पर दिया गया है। VO का पैसा हमने अभी कुछ दिन में नहीं दिया। जैसे धुरचू को हमने VO का पैसा नहीं दिया, क्योंकि धुरचू में कुछ ग्रुप हमारे इनएक्टिव चल रहे हैं, तो उनको पहले एक्टिव होना पड़ेगा, समूह से जुड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारे खुनकटिया में जो ग्रुप है, 2-3 ग्रुप हमारे इनएक्टिव चले, उनको हमने पहले इनएक्टिव करना है, एक्टिव करना है। जब आप लोग अच्छे से समूह चलाएंगे तो तब हम आपको समूह के साथ साथ रिवॉल्विंग फंड के साथ साथ CIF का पैसा भी देंगे। CIF का मतलब होता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, जो आपको देते हैं। तो वो पैसा कैसे निकाला जाए, आज सभी लोग यहाँ पर हैं तो मैं वो भी आपको थोड़ी जानकारी दूंगी। बहुत सी जो हमारी ग्राम संगठन के अध्यक्ष हैं वो बोलते हैं कि मैडम इस पैसे का हम कैसे यूज करें, उस पैसे को आपने कैसे यूज करना है। माना किसी देव की देवी को 1 लाख की जरूरत है, 75,000 की जरूरत है, 20,000 की जरूरत है, तो आप लोग ग्राम संगठन का पैसा देव की देवी के नाम पे चेक काट करके नहीं दे सकते हैं। उस जो अगर देव की देवी जिस समूह में है, मानो बाबा ब्रह्मचारी समूह में है, तो आपको बाबा ब्रह्मचारी समूह के नाम से चेक काटना है और उस महिला को देना है। वो VO का पैसा आपका समूह के खाते में जाएगा, उस समूह से वो महिला उस पैसे को निकाल के उसका यूज करेगी। और उसको जो रिपेमेंट का तरीका है, जो आपको वापस करना है पैसा, तो पैसा आपका CLF में वापस होता है। अभी तो हमारे यहाँ जो महिला वापस कर रही है वो VO में ही वापस कर रही है, आप भी ग्राम संगठन में ही वापस करिएगा। वैसे उसका क्या तरीका कि आपको लिया और जमा किया CLF के खाते में, जो आपका CLF बना है ध्वज माता, इसमें सारा पैसा जमा होगा लास्ट में आपका। उसमें ब्याज रखिए आप लोग, जो VO का पैसा आप लोग निकालेंगे उसमें 2% जरूर ब्याज रखिएगा। 2%, 3% जितना अगर आप लोगों की सभी लोग की सहमति है तो उसमें ब्याज रखिएगा। आप देखो, आप बैंक से CCL से भी आप लोगों ने पैसा निकाला है ना, CCL से पैसा निकाला, बैंक ने आपसे ब्याज लिया होगा, तो वो ब्याज आपको बटा तो नहीं। अगर आप अपने VO से अगर ब्याज का पैसा अगर अपने VO में देंगे तो उस ब्याज के हकदार भी आप लोग हैं। अगर जो 1% या 2% ब्याज आप अपने VO को देंगे तो उस ब्याज का पैसा भी आप लोगों में बटेगा, वो आप ही का पैसा है वो। तो उसमें आप लोगों को क्या करना, प्रॉपर बैठक करनी बहुत जरूरी है। जब आप महीने में 1 दिन निकाले, उसमें अपने VO की बचत भी जमा करिए और उसी के साथ साथ अपना समूह की बचत भी जमा करिए। ये मैं सोचे अध्यक्ष कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। बहुत जगह मैं देख रही हूँ कि महिलाएं कह रही कि नहीं अध्यक्ष करेगी, कोषाध्यक्ष, उनको कोई अलग से नहीं मिलता है। आपके समूह से जुड़े हैं, सबकी बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्वयं सहायता समूह क्यों कहा गया है, स्वयं की सहायता स्वयं करना, इसलिए वो समूह बना गया आपका। अब आप ये मत सोचिए कि ब्लॉक से DMM मैडम आएंगी या कोई एरिया कोऑर्डिनेटर आएंगी या किरण आएंगी तो तभी आपकी ग्राम संगठन या VO की बैठक या CLF की बैठक होगी, नहीं। एक डेट फिक्स करिए। मैं पहले भी जब ग्रुप फॉर्मेशन के लिए आई थी मैं तब भी बता के गई थी, एक डेट फिक्स करिए, निकालिए, एक आधा घंटा निकालिए अपने लिए, एक डेट फिक्स करिए, उसमें अपने समूह की प्रॉपर बैठक करिए, बचत करिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है।
और बाकी हमारे यहाँ पर भट्ट जी ने पांडे जी ने आपको सारी चीजें बता दी हैं, खंडूका सत्कारी महोदय ने आपको सारी चीजें बता दी हैं। तो मैं जैसे जो शेयर का पैसा है उसको भी जमा करिए, ठीक है। जो शेयर कैपिटल अभी किरण बता रही है कि फर्स्ट किस्त जमा कर दिया, सेकंड किस्त नहीं हुए, तो वो भी जमा करिए, सीएलएफ से जुड़िए। उसके बाद जो आपके साथ जो काम करिए ना, एनआरएल ने समूह बनाए आपके, ठीक है। जो हम लोग आए थे ग्रुप फॉर्मेशन किया, वीओ बनाया, सीएलएफ बनाया। अब उसके साथ काम करने का किसका है, रीप परियोजना। आप जानते हैं किरण वाल को, तो सब लोग भी जानते हैं, बहुत कर्मठ है किरण वाल, बहुत अच्छा काम कर रही है। गुजरात में भी अभी इनके द्वारा गोट वैली पे बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। तो आप लोग जब ये मीटिंग के लिए आते हैं तो आपके भी ज्यादातर मीटिंग के लिए यही लोग आएंगे, भावना, हरीश और किरण और एक एरिया कोऑर्डिनेटर मयंक कुमार, वो आपके बीच आएंगे। तो जो वो लोग बोलते हैं वो सुनिए। और एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत सारी फ्रॉड फर्जी चल रहे हैं, जैसे आधार कार्ड बीच में हम लोग ने आपका जो ऑनलाइन हमारे लोगों इसमें दिक्कत हो रही है। मैडम की संज्ञान में भी मैं डालना चाहूंगी महोदय कि यहाँ पर हमारे जितने समूह हैं उनका सीसीएल भी लगभग फर्स्ट डोज हमारे द्वारा सभी का किया गया है। जो सेकंड डोज के लिए बहुत सारी महिलाओं ने बोला है कि मैडम हमारा सेकंड किस्त नहीं हो रहा है, तो हमारे भी लोगों से बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि उसकी द्वारा करके हमारे ग्रुप लोगों से नहीं जुड़े हैं, तो वहां पर वो कहीं वीडियो हो जा रहे हैं, कहीं पर इनएक्टिव हो जा रहे हैं। तो आपकी सेकंड डोज हम इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए भी हमारे द्वारा जिले में एक लेटर बना के दिया गया है कि जो हमारे ऑफलाइन है उनका सीसीएल हम कैसे करें। मैं समझ सकती हूँ कि जब आपको जरूरत है तब आप सीसीएल की बात हमसे करते हैं, जब गरीब महिला होती है वो सीसीएल के लिए बोलते हैं, तभी गरीब महिलाओं की सहायता के लिए ये समूह बनाए गए हैं। इसलिए हम जहां पर आप लोगों को जरूरत होती है तो हम आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कार्यक्रम खत्म हो गया, लास्ट में खेल लगा रखा था। अब जाते हैं हम घर को। तो आज का ब्लॉग इतना ही। कल फिर नए दिन की नए ब्लॉग की शुरुआत करूंगी। तब तक के लिए बाय गाइस।